सक्सेस टू ऑल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हम 56 तक आपको प्रश्न बता दिए थे एनालिसिस में। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह के साइंस पूछे गए हैं और किस तरह के रीजनिंग पूछे गए हैं। इससे देखने के बाद आपका जो माइंड बिल्टअप होगा कि क्या हम जो जिस लेवल पर जा रहे हैं या जिस लेवल से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम उसके योग्य सक्षम आगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहला बात इसका मोटो ये है। दूसरा मोटो ये है कि जो लोग आंसर अगर सटीकता से नहीं मिलाए हैं वो मिला लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। आपको देखने के बाद पता चलेगा कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन और कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है यदि सीरीज़ से अगर तैयारी किया जाए तो, ठीक है। चलते हैं साइंस की ओर। यहाँ पे साइंस में बोला है कि श्वसन मूल। श्वसन मूल का मतलब होता है कि सांस लेने वाला जड़ किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो जलीय पौधा होता है, जलीय पौधा का जो जड़ होता है, जड़ ही सांस लेता है, तना सांस नहीं लेता है। तो इसीलिए जलोभिद इसका एगो हो जाएगा। और लवणोभिद, यहाँ पे देख लीजिए, लवणोभिद में लवण जो है लेता है, जो लवण के जरिए सांस लेता है उसको हम लवणोभिद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है लवण कहाँ होंगे, वो किसी न किसी द्रव्य पदार्थ में होंगे। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे दो चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको लवणोभिद, एक हो जाएगा जलोभिद। तो इसीलिए दो जब होंगे तो इसका आंसर हो जाता है डी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो जो प्राथमिक प्रदूषक से जो भी चीज़ बन जाता है उसको हम द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक रूप से O2 बनता है। अब O2 जब O3 के रूप में बदल जाए तो ये O2 प्राथमिक रूप से बदला दूसरा, तो इसीलिए ये O3 जब बना तो ये द्वितीयक रूप कहलाया। उसी तरीके से आपको याद रखिएगा कि SO2 से SO3 बन जाता है। तो SO3 तो यहाँ पे दिया नहीं, तो ये तो नहीं है, एक ओजोन है और पैन भी है। पैन क्या होता है, तो जो भी धूल कण होते हैं वो किस में मिल जाते हैं, वे सारे आपके वायु में मिल जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि वायु का जो प्रदूषण लेवल है वो ऊपर उड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे दो गो आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है। तो ऊर्जा का प्रवाह लिंडमान ने दिया है, ठीक है। 10% जो है ना, एक स्तर से दूसरे स्तर में जो है ना, कोई भी ऊर्जा, जैसे मान लीजिए पौधे, आप पौधे को ले रहे हैं तो पौधे का जो ऊर्जा होगा वो आप कितना परसेंटेज ले रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आप 10% ले रहे हैं। तो इस तरह का सीरीज जो है ना हर पारिस्थितिकी तंत्र में चलता रहता है। तो इसका जो है प्रतिपादक कौन है, तो लिंडमान है। इससे बात आप समझ जाइए। इसका आंसर है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत का तटीय इलाका है और तटीय इलाका में ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो तटीय इलाका का देश कौन है, ये राज्य कौन है, वो केरल है, वो कर्नाटक है। हिमाचल प्रदेश तो आपका यहाँ पर आता है। तो इसीलिए आपका आंसर दो गो है, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में मेथेन का मुख्य स्रोत कौन है, मतलब मेथेन कहाँ से निकल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि धान की खेती जो करते हैं उसमें मेथेन गैस निकलता है धान की खेतों से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। गेहूं और गन्ने की खेत से नहीं निकलता है मेथेन। उसके बाद है वायुमंडल का कौन सा परत का तापमान सबसे कम होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि वायुमंडल के 5 परतों में विभाजित किया गया है। एक है नीचे, सबसे निचला परत जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल है, ठीक है। उसका बाद है मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल है और उसके बाद है बहिर्मंडल है। 5 को मैंने बता दिया। एक सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके ऊपर सबसे ऊपर है आपका बहिर्मंडल। तो 5 को परतों में वायुमंडल बटा हुआ है। इसी में बोला है कि सबसे ठंडा कौन है, तो सबसे ठंडा बीच वाला है। बस इतना बात को आपको ध्यान है। तो बीच का मतलब मध्य मंडल। अब मध्य मंडल यहाँ पे दिया गया है।
मध्य मंडल इसका आंसर हो जाता। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में हम वायुमान उड़ाने के लिए वहाँ पर आदर्श मंडल है, मतलब वही मंडल में वायुमान उड़ता है। क्षोभ मंडल में नहीं उड़ा सकते क्योंकि वहाँ पे मौसम हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए सबसे आदर्श वायुमंडल ये उड़ाने के लिए। वही आयन मंडल का हमने चर्चा किया है, तो आयन मंडल में ही कोई भी उपग्रह सेट होते हैं ताकि वहाँ से रेडिएशन के जरिए जो है ना कोई भी रेडियो टीवी सब चलता है। तो इस बात को, इतना बात पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। आगे है, आगे मैं बता दूं आपको कि अगला साइंस में बोला है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों को सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं। मतलब पोषी स्तर में अगर विषाक्त पदार्थ मिल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कहने का मतलब मैंने अभी बताया कि लिंडमान ने दिया है 10% का नियम, 10% का नियम। तो इस 10% का नियम तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस पोषी स्तर से आप खाना खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने उर्वरक का, पौधे ने उर्वरक का मतलब रसायन पदार्थ लिया है, तो रसायन पदार्थ लिया है तो इसके ऊर्जा आप 10% ले रहे हैं, तो इस 10% में इसमें रसायन भी आपके शरीर में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे आप ऊर्जा मतलब ले रहे हैं वैसे वैसे विषाक्त पदार्थ बढ़ रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शुष्कतरंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। मतलब इसमें कौन है जो अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करने वाला लाइकेन होता है। ठीक है, जड़ी बूटी तो नहीं होता है, मनुष्य भी नहीं होता है। अग्रगामी प्रजाति के रूप में काम करने वाला आपका लाइकेन है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका साइंस का है। साइंस नहीं है ये, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। रामसर स्थल का मतलब किससे संबंधित है? तो हाल ही में मैंने करंट अफेयर में आपको बताया कि आर्द्र भूमि से रामसर स्थल संबंधित। ठीक है, जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता रहा था तो उसमें 1971 में बोला था कि 1971 में पहला रामसर सम्मेलन हुआ था, ये चीज़ मैंने बताया था। और उस समय बोला था कि ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था, इस बात को भी मैंने बताया था। ठीक है, अभी तक हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 75 रामसर स्थल हो चुके हैं, ये चीज़ मैंने बताया था हाल ही के करंट अफेयर में। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि से संरक्षित है। ठीक है, बोला है इटाई रोग। तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, ये बात को ध्यान रख कर लीजिए कि अगर मिनी माता तो मिनी माता जो रोग है ये आपको याद रखना है कि मिनी माता जो होता है पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारा। और इटाई किसके कारण हो जाता है? कैडमियम के कारण। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है और कई बार कई प्रश्नों मतलब कई एग्जाम में आया है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये बिहार BPSC के ही लेवल में पूछा गया, कोई भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं और यही दोनों पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मिनी माता और इटाई। ठीक है, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी मतलब किसी विटामिन की कमी से ही होता है। आगे देख लीजिए, आगे बोला है कि इन सीटू का संरक्षण शामिल नहीं है। तो इन सीटू का मतलब पहले समझ जाइए, कौन इन सीटू? मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम किसी घेरा में रख करके किसी को संरक्षित कर दिए हैं तो हम उसको कहते हैं इन सीटू। अगर मान लीजिए घेरा से बाहर अगर कोई संरक्षित मतलब सरकारी तौर पर सार्वजनिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, बाहर हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं एक्स सीटू। मतलब एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। तो दो एक्स सीटू किसको कहते हैं, इन सीटू किसको कहते हैं? तो जो घेरे के अंदर में रह करके हम करते हैं उसको हम कहते हैं इन सीटू। जैसे कह लीजिए कि जीव लोग मतलब वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर रहा है कि एक मतलब बना दे रहा है चिड़ियाघर और उसमें डाल दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति हम उसको इन सीटू के नाम से जानते हैं। तो उसको हम कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्य। और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, हालांकि दोनों सेम है। बशर्ते वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों को हम सेम ही चीज़ से मानते हैं। तो ये दोनों इन सीटू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इन सीटू। वनस्पति उद्यान जो है ना इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वनस्पति आप भी लगा सकते हैं और ये जो बाहरी रूप में काम होता है उसको हम एक्स सीटू के नाम से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देख लीजिए, बोला है परिस्थिति, हाँ तो नहीं बोला है, कौन नहीं है तो सॉरी इसका इसमें बोला है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों तो है ही, नहीं वाला है बोला है तो सी आंसर इसका हो जाएगा, डी नहीं होगा, डी होने पर होता। आगे बोला है वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया है? मतलब ऊर्जा प्रवाह का मॉडल वाई आकार किसने बताया? तो ये बताया है ओडम ने।
इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ओडम ने वाई आकार के ऊर्जा प्रवाह के बारे में बताया। लिंडमैन ने क्या बताया? तो लिंडमैन ने 10% का नियम वाला बताया, मैंने अभी बताया, ये ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला बोला है H2 प्रदूषक सूचित होता है। H2 प्रदूषक किससे सूचित होता है? तो प्रदूषक कोई भी हो, अगर प्रदूषक को सूचित करना है तो आपको लाइकेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइकेन की ज़रूरत होती है मतलब कोई भी प्रदूषक को सूचित करने के लिए। H2 हो या कोई भी अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ हो, उसको प्रदूषित को सूचित करने के लिए आपको लाइकेन की ज़रूरत होती है। आगे बोला है, आगे बोला है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, याद कर लीजिए, गोवा में है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। इसमें ऑप्शन में एक में भी गोवा नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य। एक सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रख लीजिए कि दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे बोला है कि IUCN इसका मुख्यालय पूछा। तो हम हाल ही में आपको बताए थे कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, जब हम करंट अफेयर बता रहे थे। तो उस IUCN का मुख्यालय जो है ना, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ग्लैंड शहर को भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ग्लैंड भी आ सकता है। तो ग्लैंड शहर में IUCN, ये है। IUCN है क्या? तो ये जो है ना, ये विलुप्त प्रजाति के डेटा रखने वाला संस्था है। जैसे कहने का मतलब है कि रेड डाटा बुक जो आप सुने होंगे, तो वो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो ये IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है कि भाई ये प्रजाति देश से या विश्व से विलुप्त हो चुका है। तो उसी का संस्था है जो स्विट्जरलैंड में है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड शहर में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। आगे बोला है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो मैं अभी बता चुका हूँ। ऐसे सवाल 2 बार पूछ दिए, 3 बार न समझो कि पूछ दिया गया। तो ये देख लीजिए 10% के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आगे रीजनिंग का सवाल आ गया है। थोड़ा रीजनिंग का भी सवाल देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग कैसे पूछे गए हैं ये भी देख लेना जरूरी है। देखिए यहाँ बोला है मतलब गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो गलती संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आगे वाला देख लेना चाहिए और पीछे वाला देख लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप रीजनिंग जाते हैं तो इस तरह के सीरीज में गलती और सही ढूंढना होता है। तो आगे वाला देख लीजिए और पीछे वाला, उससे आपको जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 5 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 5 के बाद फिर 5 का डिफरेंस है, फिर एक बार 10 का डिफरेंस आ गया। पीछे से आ जाइए, पीछे से डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो कितने का डिफरेंस है? 12 का। फिर इसके बाद पीछे से डिफरेंस में देखिए तो 10 का। तो फिर इसके बाद कितना होना चाहिए? 8 का। 8 का डिफरेंस है क्या? 8 का है, 8 3 11, ये 8 का डिफरेंस है कि नहीं है? इसका मतलब पीछे से हम मिला लेंगे तो आ जाएगा। तो ये अगर ऐसे पीछे से आइएगा तो आपका ये 8 जो लिखा हुआ है ये गलती लिखा हुआ है। ठीक है, हम आगे और पीछे दोनों तरफ से देखते हैं। जब भी गलती आ, ज़्यादातर बच्चे इसमें फंसते हैं और जल्दी बना नहीं पाते। तो इस तरह के सवालों का जवाब हम ऐसे ही देते हैं कि पीछे और आगे से दोनों से सीरीज देखते हैं। पीछे से अगर हमको बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम उस तरह से बढ़ाते हुए चले जाएंगे और देख लेंगे कि कौन गलती है। तो इसमें आंसर ए मतलब 8 नंबर गलत दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसमें बोला है कि गलत को ढूंढना है, इसमें भी गलत को ढूंढना है। अभी देख लेते हैं पहला सीरीज। यहाँ पे देख लीजिए 2 से 6 को भाग किया था 3, और 3 18 से गुना कर दिया था, कितना आ गया? 54 आ गया। क्या ऐसा ही इसमें है? तो 4 से भाग कर दिया 12 में तो 3, और 3 से 36 में गुना किया तो 36 दिया 108 हो गया। ये सही है। ठीक है, 1 से भाग कर दिया 3 में तो 3 आ जाएगा, 3 से 9 में गुना कर दिया तो कितना? 27 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सही मिल रहा है। अब ये वाला देख लीजिए, 5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 45 में 135 आना चाहिए। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे समझ में तो यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना आसान सवाल है ये देख लीजिए। आसान सवाल है, आप आसानी से हल कर सकते थे। कोई मतलब जटिलता वाला सवाल नहीं है, बशर्ते आपको आना चाहिए। बस इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि भाई सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। हमको तैयारी अगर करें तो आसानी से हम कर सकते हैं। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि a बराबर 10 दिया है, b बराबर 3 दिया हुआ है और c बराबर दिया हुआ है 6। तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ये सवाल उन्हीं को आएगा जो ज्योमेट्री थोड़ा सा बहुत पढ़े होंगे, अन्यथा उसको सवाल नहीं आएगा। ज्योमेट्री हमें ये बताता है, ज्योमेट्री का नियम हमें ये बताता है कि कोई भी त्रिभुज के मतलब कोई भी त्रिभुज के 3 भुजा होंगे। कितने भुजा होंगे? 3। अब किसी 2 भुजा को जोड़िएगा तो तीसरे भुजा के बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं।
कभी, इसका मतलब क्या है, वो स्थिर है। क्या है? स्थिर है। नेत्रदान में आपको कौन सा चीज़ करते हैं, तो नेत्रदान में कोर्निया का उपयोग किया जाता है, ये तो सबको पता है। तो इस तरह से बीपीएससी में देख लीजिए कैसा सवाल रहा, और एनालिसिस कीजिए कि अगर हम आगे तैयारी करेंगे तो 100% कोई भी मतलब एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं।